थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ग्रुप डी में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया से सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, 25 नंबर की साइंस आएगी, जिसमें से 1 नंबर रासायनिक अभिक्रिया का आप फिक्स मान लो आने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ, जैसे ये समझो ये है दूध। क्या है? दूध। दूध में अपन ने थोड़ा सा छाछ डाली, दही डाला, ठीक है, जिसके बाद में वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दूध क्या बन जाता है? दही में, यानी वो जम जाता है। ठीक है, अब बन गया। तो ये जो परिवर्तन आया ना, एक उत्पाद से दूसरा एक नया ही उत्पाद बना। क्या बना? रासायनिक अभिक्रिया में एक नया उत्पाद बनता है। जैसे दूध से क्या बन गया? दही बन गया। बन गया तो दूध एक अलग चीज़ है, दही एक अलग चीज़ है। अब दूसरी बात, हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। रासायनिक अभिक्रिया में हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ठीक है, दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध वापस नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये हुआ कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वह इरिवर्सिबल यानी अनउत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी है? अनउत्क्रमणीय, यानी एक बार जो उत्पाद बन गया बस वो फाइनल है, उसके बाद हम वापस रिवर्स करके उसको वापस नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था बोले तो जैसे गैस है, तो गैस है द्रव में बदल सकती है, ठोस में बदल सकती है। ठीक है, रंग है लाल, हरा, पीला। लाल है तो हरा हो सकता है, पीला हो सकता है। उसके तापमान में परिवर्तन आ सकता है, कम है तो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा है तो कम हो सकता है। तो ये सब होता है रासायनिक अभिक्रिया में। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो गैसें हैं ना वो उत्सर्जित होती हैं। कोई अभिक्रिया अपन ने कराई, एक नया उत्पाद बना, उसके साथ में कुछ गैसें उत्सर्जित होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो बेसिक है वो आपके समझ आ गया होगा। जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर अपन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या मिलता है अपन को? जल मिलता है, H2O। H2O क्या होता है? ये जल होता है। H2O क्या होता है? जल होता है। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता है? जल बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभी डिटेल से हम अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। ये हमने समझा सिर्फ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। इसको हम समझते हैं। देखो, एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक, 2 अभिकारक हैं। ठीक है, इन दोनों अभिकारकों से अपन ने क्या कराई? अभिक्रिया कराई, दोनों को मिलाया तो एक नया बना, जिसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, ये जो इधर होते हैं जिनको हम मिलाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उसके बाद में जो मिलकर बना उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो 2 अभिकारकों से मिलकर बनाया उत्पाद। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तो ये मिलके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो होता है इनको बोलते हैं अभिकारक, और जो लास्ट में बनता है उनको बोलते हैं उत्पाद। ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बनता है, एक अभिक्रिया देगा, आपसे 4 अभिक्रिया देगा, चारों में से पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया है वो संतुलित है, और एक पूछेगा कौन सी नहीं है। या वो उल्टा देगा, 4 में से पूछेगा कि 3 असंतुलित है, 1 संतुलित है, तो बताओ कौन सी संतुलित है। ठीक है, तो मतलब अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जा सकता है, देखो समझो। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम या तो उसका द्रव्यमान देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण मतलब यह हुआ कि इस अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो कुल द्रव्यमान होता है, टोटल द्रव्यमान होता है, वो होता है बराबर। ठीक है, इस अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और इस अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात होती है परमाणुओं की संख्या बराबर हो। क्या बराबर हो? परमाणुओं की संख्या। जैसे ये है जिंक, ये 1 परमाणु है।
ठीक है, ये जिंक है, ये एक परमाणु है। फिर ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के इसमें 4 परमाणु हैं। ठीक है, ये जब अभिक्रिया कराई तो उत्पाद बना ये। तो देखो कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर जिंक कितना है, 1 है, तो इसके बाद में देखो जिंक कितने हैं, तो इसके बाद अपन देखेंगे तो जिंक कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो इधर भी जिंक 1, इधर भी जिंक 1, मतलब जिंक क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखो इसमें यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन इसमें 2 हैं, H2 लग रहा है, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित है। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फर की, इधर सल्फर 1 है और इधर भी सल्फर 1 है। ठीक है, इसका मतलब सल्फर भी संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 हैं और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी ऑक्सीजन 4 हैं, मतलब इधर जो जितने परमाणु हैं उतना ही परमाणु इधर भी हैं, इधर जितने परमाणु हैं उतने ही उसके उतने परमाणु हैं। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, ये है संतुलित अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है, संतुलित। अब बात करते हैं दूसरी ये अभिक्रिया, देखो इसमें फेरस आयरन, इसकी अभिक्रिया अपन ने जल से कराई तो ये Fe3O4 + 4H2 ये मरा। तो देखो यहाँ जो Fe है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ Fe कितने हैं, 3 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मतलब संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, देखो 4 और 2 ये लग रहा है, मतलब 4 × 2 हाइड्रोजन है, एक में 2 हाइड्रोजन है तो 4 हैं, तो 4 में हो जाएंगे 8, इधर तो यही है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, असंतुलित अभिक्रिया है। ये तो संतुलित थी, ये असंतुलित थी, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया से। पहली बात तो संतुलित और असंतुलित 2 चीज़ों से पहचान सकते हैं हम, या तो उनका द्रव्यमान देखेंगे उसको, या उनके अंदर परमाणुओं की संख्या। तो हम परमाणुओं की संख्या देख लेंगे, वो बड़ा आसान होता है, क्योंकि हर एलिमेंट्स का, हर तत्व का अपन को द्रव्यमान याद नहीं होता है, इसलिए सबसे बढ़िया है कि हम उनकी परमाणुओं की संख्या। लेकिन क्वेश्चन पूछे तो हम 2 तरह से द्रव्यमान और परमाणु की संख्या दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं, उनका संतुलित होने का तरीका निकाल सकते हैं। अब हमने देखा कि संतुलित है या संतुलित नहीं है, संतुलित या असंतुलित। संतुलित में अभिक्रिया से पहले जितने परमाणु हैं उतने ही अभिक्रिया के बाद में होने चाहिए, तो मतलब संतुलित है, अन्यथा क्या है, असंतुलित है। बोलो संतुलित और असंतुलित की बात अगर आपकी समझ आ गई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आगे हम देखते हैं बाकी अभिक्रियाओं के बारे में, इसको नोट कर लो। अब हमारे सामने ये 3 अभिक्रिया दे रखी हैं, इन तीनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये संतुलित हैं या नहीं हैं। तो देखो पहली अभिक्रिया है CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट कर लो, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसकी अभिक्रिया हमने जल से कराई। जल क्या होता है, H2O, जल का है H2O, और इसके कितने हैं, 2 अणु हैं। किसके हैं, जल के 2 अणु हैं। इसकी अभिक्रिया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई तो हमको मिला CH3OH मिला। क्या मिला, CH3OH। ठीक है, तो देखो यहाँ कार्बन 1 है, टोटल 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है, इधर ऑक्सीजन 1, और देखो 1 और 2 है, ये कितने हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 यहाँ, तो कितने ऑक्सीजन है, 3, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर 3 है, तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, ये असंतुलित हो गई। बोलो हो गई, तो ये कैसी है, असंतुलित। ठीक है, अब देखो ये वाली, इसमें है 6CO2 + 12H2O, इसकी अभिक्रिया कराई तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O ये बना। तो देखो ये जो होता है ना, ये C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो देखो कार्बन 6 कार्बन है, ये कार्बन है,
कितने से गुणा हो रहा है, 6 से, तो ये कितना हो गया, 6 कार्बन है, इधर 6 है, इधर देखो यहाँ कार्बन कितना है, C6 यानी 6 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए भाई। एक ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, 2, और इतने कितने हैं, 6 हैं, तो 6 दूनी 12 और 12 ये रहे, 12 ये रहे, तो 12 और 12 24 ऑक्सीजन होने चाहिए, जिसमें 6 ऑक्सीजन तो ये रहे और 12 ऑक्सीजन ये रहे और 6 ऑक्सीजन ये रहे, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो 12 दूना 24 और देखो 6 दूनी 12 और 12 24, मतलब ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसकी बात करें, देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया। कौन सा मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये हमारे आमाशय के अंदर भी पाया जाता है, हमारे शरीर में आमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, मतलब ये अभिक्रिया भी कैसी है, संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये दोनों संतुलित हैं, ये क्या है, असंतुलित है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे कोई अभिक्रिया है ये अब असंतुलित है तो इसको संतुलित कैसे बनाया जाए, तो संतुलित बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, जैसे इसको अपन ने 3 से गुणा करा, ठीक है, 3 से करा तो भी ये बनेगा 2 और 1 3 CH3OH। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। तो देखो मोटा मोटे हम 4 प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। देखो पहला है संयोजन, अपघटन या वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक आता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करवाया जाता है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, या फिर कोई भी एक अभिक्रिया दे देगा और बोलेगा इसको आप संतुलित करो, ठीक है, या उससे हमको संतुलित करवाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनसे कि संयोजन, वियोजन, ठीक है, विस्थापन और द्विविस्थापन की कौन सी अभिक्रिया है, कि ये अभिक्रिया दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन को सिंपल भाषा में संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जुड़ने का मतलब यह है जैसे कोई एक उत्पाद है A, मतलब एक और B, ये 2 क्या हैं, ये अभिकारक हैं, समझो 2 हैं, ये A और B दोनों मिलके बन गया C, मतलब 2 की जगह क्या बन गया, 1 ही बन गया, ये दोनों बन गए 1 ही, क्या बन गए, 1 ही बन गया C, ठीक है। और या फिर अब ये है दूसरा क्या, वियोजन या अपघटन। इसमें क्या होता है, ये C है, ये मिलके वापस किस में बन गया, A और B, यानी ये टूट गया 2 भागों में, क्या हो गया, 2 भागों में टूट गया। दूसरी भाषा में इसको अपन ऐसे समझो कि ये AB हो गया, दोनों चिपक गए, और यहाँ ये AB था तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। ये 2 थे, एक जगह चिपक के AB बन गया, मतलब एक ही बन गया, फिर ये एक है, 2 भागों में टूट गया, एक A और दूसरा B, ठीक है। ये हो गया विघटन। विघटन का मतलब टूटना, बिखरना, और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ये 2 अभिक्रिया समझ आ गई, दोनों अभिक्रिया समझ आ गई कि जहाँ पर 2 उत्पाद एक ही बना रहे हो समझ जाना कि वो संयोजन है, जहाँ 1-2 भागों में टूट रहा समझ जाना कि वो क्या है, अपघटन है या वियोजन है। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो देखो विस्थापन में क्या होता है, जैसे AB + C, इसकी अभिक्रिया कराई अपन ने तो ये बन गया A + BC। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर तो ये जो B था ना ये A के साथ था, अब ये जो B है यहाँ पर क्या चले गया, C की, मतलब ये उठ के इस C के साथ चला गया वहाँ पे। तो इसने क्या करा, इसको C ने इसको विस्थापित कर दिया, किसको, A को, कि तू हट जा, दूर भाग, B को तो मैं ले जाऊँगा। तो ये B को लेके भाग गया। कौन भाग गया, C भाग गया। C जो है
वो सी बी को लेके भाग गया, ए अकेला रह गया। समझे? ए बी प्लस सी में यहाँ पर क्या हुआ, सी जो है वो ए को अपने साथ ले गया, ये ले गया, और ये क्या है ए, ये हो गया अलग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ। इसने क्या करा, विस्थापित कर दिया। किसको कर दिया, विस्थापित कर दिया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? सी ने बी को विस्थापित कर दिया, अपने साथ ले गया और ए को अकेला छोड़ दिया। तो ये विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया विस्थापन? ठीक है, आ गया ना विस्थापन। यानी इसने क्या कर लिया, सी ने एक ही जगह ले ली। सी ने क्या करा, एक ही जगह ले ली, इसको विस्थापित कर दिया, तू हट यहाँ पे तो मैं बैठूंगा। अब ये तो बात हो गई विस्थापन की, ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन या दोहरा विस्थापन, इसमें क्या होता है देखो, इसमें है जैसे ए प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, ये अभिक्रिया कराई, अभिक्रिया कराने के बाद क्या हुआ, ये बन गया ए प्लस सी और ये हो गया बी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ ए जो था ना, ये जो बी था ए के साथ था, अब यहाँ पर ये बी किसके साथ चला गया, डी के साथ चला गया। दूसरी बात, यहाँ जो सी था वो डी के साथ था और यहाँ ये सी के साथ ए के साथ आ गया। तो यहाँ एक ही विस्थापन हुआ, एक ही चीज़ को विस्थापित किया। यहाँ दोनों में विस्थापन, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, दोनों में ही विस्थापन हो रहा है। यानी बी तो सी की डी के साथ चला गया और सी किसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया। अदला बदली हो गई, दोहरा विस्थापन हो गया। जबकि यहाँ पर तो क्या था, अकेरा विस्थापन था, एक ही विस्थापन था। यहाँ पर दो हो रहे हैं तो दोहरा विस्थापन हो गया। तो ये जो चार अभिक्रिया हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना, और विस्थापन का मतलब होता है एक विस्थापन बोल दो या इकहरा विस्थापन बोल दो। क्या करा, एक के साथ दूसरे को हटा दिया, एक ही विस्थापित किया। और दोहरा विस्थापन में क्या होता है, अदला बदली हो गई, इसने इसको विस्थापित कर दिया, इसने इसको विस्थापित कर दिया। ये होता है दोहरा विस्थापन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों अभिक्रियाओं का मीनिंग समझ आ गया होगा। आ गया होगा तो फटाफट इसको नोट कर लो, हम इनके बारे में अभी थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले देखो, हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, वियोजन अभिक्रिया। देख, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। इसके उदाहरण देख लो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हमने जल से कराई, तो एक और दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर क्या करा, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, तो एक और एक दो, और ये अकेला एक बन गया। तो दो से मिलकर बना एक, तो क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो ये बन गया 2H2O, यानी जल के दो अणु बन गए। ठीक है, ये जन्म, तो दो से एक उत्पाद बन रहा है। तो ये सारे उदाहरण किस अभिक्रिया के हैं, संयोजन अभिक्रिया के हैं। तो इस तरह के उदाहरण अगर आपको एग्जाम में मिले, दो से एक बन रहा है, तो उसको समझ जाना कि ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो फटाफट से संयोजन अभिक्रिया को नोट करो। फिर हम देखते हैं अगली अभिक्रिया, वियोजन। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वियोजन यानी अपघटन। तो देखो, इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है। एक टूटकर कितने बनाता है, दो उत्पाद बनाता है। देखो, FeSO4 को जब गर्म करते हैं तो बनता है Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो एक उत्पाद मिलकर 1, 2, 3 उत्पादों में बन रहा है। ठीक है, तो मतलब एक टूटकर दो या तीन उत्पाद बना रहा है। तो समझो वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। दूसरा देखो, CaCO3, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है, तो एक से दो भागों में टूट गया तो मतलब कौन सी अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है,
तो देखो CaCO3 इसको बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? इसको चूना पत्थर बोलते हैं, इसको लिख लेना। और CaO इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। CaO को मतलब बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना फटाफट से। और वियोजन अभिक्रिया एक, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी समझ आ गई होगी। तो फटाफट इन सबको आप नोट कर लो। हेलो, तीसरी हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है अभी हमने देखा। देखो ये है क्या अपना लोहा आयरन यानी फेरस। इसकी अभिक्रिया हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से कराते हैं। तो ये कॉपर है ना, कॉपर, ये लोहा इस कॉपर को हटा के बाहर फेंक देगा और ये किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये कॉपर को अलग कर देगा। तो इसने क्या करा? कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो लोहा है, आयरन है, ये कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा क्रियाशील है। ये जो लोहा है ये कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा क्रियाशील है। इसलिए ये क्या हो गया? कॉपर SO4 के साथ जुड़ गया और इसने कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। सेम टू सेम इसमें देखो तो यहाँ जो जिंक होता है ना, जिंक, ये भी CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये जिंक है ना, जिंक भी इस कॉपर को बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी आपको समझ आ गई होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब हम बात करेंगे चौथी अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हमारी चौथी जो अभिक्रिया है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है? ये है Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट। इसकी अभिक्रिया हमने कराई बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, उसमें बना हमारा उत्पाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखो क्या हुआ, ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम, ये भाई साहब जाके कहाँ चला गया? ये क्लोरीन के साथ जुड़ गया। और ये बेरियम है ना, बेरियम, ये आ गया किसके साथ? ये आ गया SO4 के साथ। तो ये बन गया BaSO4 और ये बन गया NaCl2। ठीक है, तो ये दोनों जगह विस्थापन हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है दोहरा विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चौथी अभिक्रिया भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट करो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। इन दोनों में से भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी। परिभाषा पूछ लेता है कि ऊष्माक्षेपी कौन सी है और ऊष्माशोषी कौन सी है, परिभाषा बताओ। तो देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है? निर्माण होता है, ऊर्जा निकलती है। जैसे आपने देखा होगा जो पहले पुताई करते थे तो जो कड़ी होती थी ना, कड़ी जिसमें पानी डालते थे, तो जो कड़ी के मोटे मोटे डगड़े आते थे उसमें अपन पानी डालते थे। ठीक है, तो वो एकदम गर्म हो जाता था। ठीक है, उसमें बफारे निकलते थे, एकदम फुट फुट आवाज़ भी आती थी। तो क्या हो गया? उसमें जब केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? ऊष्मा का निर्माण हुआ। तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखो ये CH4 इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और उसके साथ में क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। अगर यहाँ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उत्पाद के रूप में ऊर्जा बन रही है, उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकल रही है, इसलिए वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ठीक है, दूसरी होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण करने वाली, मतलब उसको पहले आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी।
उसको आपको ऊष्मा पहले देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह अभिक्रिया ही तब होगी जब ऊष्मा की क्या हो, आवश्यकता। जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन बनाते हैं। कब बनाएंगे वो अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी। और वो कब होती है? वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है कि नहीं। सूर्य का प्रकाश जब उनको पड़ता है तो वो गर्म होते हैं, तब क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है। दूसरा देखो, FeSO4 है, इसमें हमने ऊष्मा दी, इसको गर्म किया, तो जैसे ही गर्म किया तो ये बना FeSO4 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये इसको हमने गर्म किया तो ये 3 भागों में टूट गया। तो गर्म किया मतलब हमने यहाँ इसको गर्म किया, ऊष्मा दी यानी ऊष्मा की इसमें क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। जहाँ ऊष्मा की पहले आवश्यकता पड़ रही है तो उसमें बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिसमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा अपन को एक्स्ट्रा मिल रही है, एक्स्ट्रा बन रही है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होंगी। तो इनको फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। आप इन सब के एक प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि एग्ज़ाम में रिवीजन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे अपचयन और उपचयन के बारे में, ठीक है। उपचयन एक अभिक्रिया का ही प्रकार है। तो उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन जुड़ता हो, उसको बोलते हैं उपचयन। जैसे कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो CuO कॉपर ऑक्साइड बना, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। दूसरा देखो, अब दूसरी होती है अपचयन अभिक्रिया। इसमें होता है ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीजन हटता है। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं उपचयन, और जहाँ ऑक्सीजन हटता है उसको बोलते हैं अपचयन। अब यह एक अभिक्रिया दे रखी है तो ध्यान से देखना इसको। CuO की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई तो कॉपर Cu प्लस H2O बना। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये जो CuO है यह किस में बदला? Cu में बदला। Cu में बदला मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन था वह हट गया। तो ऑक्सीजन का हट गया मतलब हटना, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है, ठीक है। दूसरा देखो, यह हाइड्रोजन था और यहाँ बन गया H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ, जुड़ा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। तो यह अभिक्रिया हो गई उपचयन। मतलब इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों ही होते हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा उपचयन है और कौन सा अपचयन है। तो उपचयन और अपचयन आपके समझ आ गया होगा। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसकी वृद्धि होती है उसे कहते हैं उपचयन, और जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन हटता है उसको बोला जाता है अपचयन। उम्मीद करता हूँ कि उपचयन और अपचयन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो। मैं तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की। इसमें हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है संचरण और एक होता है विकृत गंधिता। इन दोनों में क्या अंतर है इनको देखते हैं। तो देखो संचरण को हम देखें तो इसका मतलब ये होता है जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत, मतलब लोहे पर जंग लगना, ठीक है। लोहा जो होता है उसको हम जैसे बारिश में भीग गया या फिर कहीं नमी वाले क्षेत्र में उसको रख दिया जहाँ मॉइस्चर रहता हो या कहीं पानी थोड़ा बहुत आता जाता हो, तो वहाँ क्या होता है, लोहा जो है वो भूरे रंग में बदल जाता है। किस रंग में बदल जाता है? भूरे रंग में। तो क्या होता है, लोहे पे जंग लगना या लोहे का भूरे रंग में बदलना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? तो चांदी है ना वो काली पड़ जाती है। चांदी क्या हो जाता है? काली पड़ जाती है। तांबा हरा हो जाता है। ध्यान रखना, तांबा कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। और चांदी हो जाती है काली।
चांदी का कलर काला हो जाता है, तांबे का कलर हरा हो जाता है और लोहा जो होता है वो भूरा होता है। ये सब जंग के कारण या संक्षारण के कारण होता है। दूसरा टर्म्स आता है हमारा विकृत गंधिता। ये क्या होता है? तो विकृत गंधिता यह ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाना, किसी चीज़ का ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। दूसरी भाषा में समझो तो जैसे खाने की वस्तुएं होती हैं, जैसे अपन ने भोजन बनाया तो भोजन क्या होता है, गरम गरम तो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। जैसे जैसे भोजन ठंडा होता है 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बाद हम देखते हैं कि वह भोजन स्वाद में बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल उसका खाने का मन नहीं करता, वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस खाने का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, वह खाना ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, उसके जो अणु परमाणु उसके अंदर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसलिए वह खाना हमको अच्छा नहीं लगता है। अब देखो चिप्स होते हैं ना, चिप्स की पन्नी, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। चिप्स की पन्नी के अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि चिप्स की थैली जो होती है ना, उसके अंदर जो चिप्स बनाई जाती है वो आलू की चिप्स होती है लगभग, तो वो क्या करता है, अगर हम नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो वह ऑक्सीकृत हो जाएगी, विकृत गंधिता उसमें हो जाएगी, वो बदबू आ जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वह अभिक्रिया ना हो पाए। तो ये विकृत गंधिता का मतलब समझ आ गया होगा। खाने को दूषित होने से बचाने के लिए या किसी प्रोडक्ट को दूषित होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि वह खराब ना हो। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है हमारी, यह अभिक्रिया के बारे में कंप्लीट क्लास थी। इससे बाहर अभिक्रिया का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आप इन प्रॉपर जितने भी तरीके आपको बताए हैं उन सब को एक एक नोट्स बना लेना। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ग्रुप डी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। जिसने किया विश्वास उसका हुआ कल्याण। ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो प्रॉपर तरीके से नोट हमको फॉलो करो और हमारे जो नोट्स हैं इनको नोट करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।